बच्चों, बेटा आज हम मानसून की उत्पत्ति के बारे में करेंगे कि मानसून पवने क्या हैं, उसके बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में। देखिए, मानसून पवने वृहद आकार में चलने वाली वो पवने हैं जो 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चला करती हैं और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चला करती हैं। अर्थात ये 6 महीने बाद अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देती हैं। अब आता है कि मानसून पवनों का जो व्यवहार है वो थोड़ा अब नॉर्मल है बेटा। कैसे कि शुरू में ये माना जाता था, अली सिद्दीकी, एडमंड हेली, उनका विचार ये था कि जो मानसून पवने हैं वो मतलब वायुदाबीय भिन्नता के कारण चलती हैं। तो उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब के अंतर के कारण पवने चलते हैं। ये बिल्कुल 200 सालों तक इसको मान्यता प्राप्त होती रही और ये इस सिद्धांत को मान्यता मिलती भी रही। आज भी ये मान्य है, ये बेसिक सिद्धांत है हमारा। किंतु हम इसको लेकर कुछ व्यवहार ऐसा है मानसून पवनों का, जैसे कि वर्षा के दिनों में जो वर्षा है वो अनियमित होती है, अनिश्चित होती है, मात्रा निश्चित नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। और कई बार 20 दिन तक सूखा पड़ जाता है। फिर वर्षा के दिन चल रहे हैं, सितंबर का महीना है, अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है, और 20-20 दिन बिना बारिश किए निकल जाते हैं। तो मानसून पवने कभी क्या होता है, औसत से कम वर्षा होती है और सूखा पड़ जाता है, कभी औसत से अधिक वर्षा होती है। और इसमें तो ये जो व्यवहार है मानसून पवनों का, ये देखिए बेटा, ये डिपेंड करता है कि ये ऐसे क्यों करती है मानसून पवने। अब इससे हमारे एक कौतूहल का विषय बना होता है कि हर वर्ष ही यहाँ पर निम्न तापमान होता है भारत में, उत्तर भारत में गर्मी की ऋतु में। हर वर्ष ही यहाँ पर समुद्र पर उच्च तापमान हो, समुद्र में उच्च वायुदाब भी वो होता है, और गर्मियों में स्थल भाग में निम्न एयर प्रेशर बेल्ट बन जाती है नॉर्थ इंडिया में। किंतु हर वर्ष ऐसा नहीं हो पाता। हर वर्ष एवरेज बारिश क्यों नहीं होती, फिर वो कभी तो बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम बारिश होती है। तो इसके लिए हमें मानसून की बारीकियों को समझना आवश्यक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो मानसून पवने हैं वो अंतः उष्णकटिबंधीय फ्रंट ही हैं, यानी कि जो फ्रंट की देन है जो बनता है हमारे धरातल में। अब इसमें क्या होता है कि जेट स्ट्रीम को कुछ लोग उत्तरदायी मानते हैं इसके लिए, मानसून की उत्पत्ति के लिए, है ना। कुछ ये मानते हैं कि जेट स्ट्रीम के अलावा भी बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो मानसून पवनों के लिए उत्तरदायी हैं। अब इसमें आज हम करेंगे जो भूमध्य रेखीय अगाध के बारे में करेंगे, जो राममूर्ति और जमुनाथन के अनुसार ये माना जाता है कि क्या कहते हैं, केरल राज्य की सीमा पर एक भूमध्य रेखीय अगाध इक्वेटोरियल ट्रफ की उत्पत्ति समुद्र तल से वायुमंडल में 3 किलोमीटर या 700 मिलीबार की ऊंचाई पर होती है, ऐसा माना जाता है, जो मानसून की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। रामास्वामी क्या कहते हैं कि भारत के मध्य दक्षिणी भाग में अर्ध उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम मानसून पवनों के पूर्व भी उपस्थित रहता है, और जब मानसूनी प्रभाव होता है तो यह जेट हिमालय की ओर खिसक जाता है। और अनंत कृष्णन क्या कहते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के पूर्व ही तिब्बत के दक्षिण तथा उत्तरी भारत में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ऊपरी क्षोभ मंडल में एक अर्ध उष्णकटिबंधीय जेट पश्चिमी जेट उपस्थित रहता है, और ये मानसून की उत्पत्ति से 5-6 सप्ताह का समय लगा जाता है। इसके बाद जब मानसून पवनें चलती हैं तो ये जो जेट है अर्ध उष्णकटिबंधीय जेट जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर खिसक जाता है। इसके अतिरिक्त 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच सौर विकिरण अधिक होने से मानसून पवनों के साथ तापीय संरचना के कारण मई से जुलाई तक वायुमंडल में इस अर्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार उत्तर की तरफ ही रहता है। तो ये हमारा ये था कि इससे मानसून प्रभावित होता है। कोटेश्वरम नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, भारतीय मौसम विभाग के ज्ञाता। उन्होंने ये माना
कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विकास से इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है उसको हम ये कहते हैं TEZS या तेज का विस्तार भी कहते हैं, एशिया और अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक रहता है। सूर्य की विकिरण शक्ति के कारण तिब्बत का पठार है वो बहुत तेज गर्म हो जाता है और यहाँ पूर्वी स्ट्रीम का जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। कोटेश्वरम ने यह भी माना कि भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटने वाला वह प्रवाह है जो देशांतरीय संचालन के कारण उत्पन्न होता है। इसके विकास में पूर्वी जेट, जिसे तेज कह रहे हैं, उसका जेट द्वारा उपोष्ण पश्चिमी जेट को पीछे धकेलने की क्रिया भी महत्वपूर्ण मानी गई है। रमन तथा रामानाथन ने भी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की उत्पत्ति की संरचना पर प्रकाश डाला है। और बेटा उनकी ये मान्यता है कि क्षोभ मंडल में भारत में पूर्वी पवनों का सबसे अधिक विकास अधिक वर्षा से पहले की अपेक्षा बाद में पता लगता है। इसके अनुसार अत्यधिक जो बादल होने से गुप्त ऊष्मा की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है क्षोभ मंडल में ताप की विलोमता में वही कि उष्ण पवन से परिवर्तन होने से पूर्वी जेट का विकास हो जाता है। इसकी सक्रियता से दक्षिणी पश्चिमी मानसून में अधिक वर्षा करती है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग विचारधाराएं हैं। फ्लोन ने भी उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट है उसके बारे में खोजबीन की उन्होंने, और इनके अनुसार जो तिब्बत का पठार है वो भाप के इंजन की तरह काम करता है, स्टीम इंजन की तरह, क्योंकि शीतकालीन पवनों की दिशा में परिवर्तन होकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति यहाँ होती है। फ्लोन की मान्यता थी कि उष्णकटिबंधीय जेट का विस्तार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय उत्तरी गोलार्ध की परिधि के आधे से भी अधिक भाग में होता है। उन्होंने उष्णकटिबंधीय जेट की स्थिरता, उसकी स्थिति, दिशा और तीव्रता तथा उसकी सामान्य अवस्था पर भी प्रकाश डाला। तो हम ये कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जेट है वो उत्तरी गोलार्ध की तो एक महान रचना है, एक तरह से ये कह सकते हैं, जबकि दक्षिणी महाद्वीपों में यह दक्षिणी ग्रीष्म काल में सबसे दुर्बल दशा में रहने वाला क्रम है। तो इस तरह से कुछ एल नीनो सिद्धांत को भी मानते हैं। तो एल नीनो के बारे में बताते हैं। तो मानसून के बारे में वैसे बहुत ज़्यादा हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ये एल नीनो में क्या माना गया कि समुद्री की सतह के तापमान का प्रभाव वायुदाब और हवाओं पर पड़ता है। ये सिद्धांत कर्क और मकर रेखाओं के बीच हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सतह के जल के तापमान पर भी आधारित होता है। इसमें ये बताया गया है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब में सीसा प्रतिरूप पाया जाता है, मतलब उल्टा। जब प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब उच्च होता है तो हिंद महासागर के ऊपर वायुदाब निम्न होता है। उल्टा रिलेशन है, प्रशांत महासागर में बढ़ेगा उच्च वायुदाब तो हिंद महासागर में कम होगा, और ऐसे ही उल्टा हो जाता है। ये स्थिति भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है। इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी दोलन का जो काल है वो 2 से 5 साल तक होता है। दक्षिणी दोलन को वाकर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया के ऊपर से ऊपर उठती हुई वायु 2 वाकर चक्रों का निर्माण करती है। प्रथम चक्र के अंतर्गत तो ये माना जाता है कि इंडोनेशिया से ऊपर उठती हुई वायु ठंडी होकर मध्य पूर्वी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में नीचे उतरती है। इसी प्रकार एक दूसरा चक्र इंडोनेशिया से ऊपर उठकर वायु पूर्वी प्रशांत महासागर में नीचे उतरता है, जहाँ प्रथम चक्र का कमजोर होना भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होता है, वही दूसरे चक्र का कमजोर होना भारतीय मानसून के लिए गलत होता है, मतलब प्रतिकूल होता है। वास्तव में इंडोनेशिया और पूर्वी प्रशांत तट, इंडोनेशिया तो गर्म है, और पूर्वी प्रशांत तट वाकर चक्र को चालक बल यानी कि ड्राइविंग फोर्स प्रदान करता है। इस चक्र के कमजोर हो जाने से एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है। इस जलधारा की उत्पत्ति का अंतराल 2 से 5 वर्ष के बीच होता है। यह जलधारा पेरू के निकट 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच प्रवाहित होती है, और इसकी उत्पत्ति का संबंध ऐसा माना जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने वाले जो वायुदाब है उसके परिवर्तन से होता है। और ऐसी स्थिति में दक्षिणी पश्चिमी वाणिज्य हवाओं के कमजोर होने से प्रशांत महासागर की दक्षिणी जो भूमध्य रेखीय जलधारा थी वो भी कमजोर हो जाती है,
और इसके विपरीत दिशा में एल नीनो जल प्रवाहित होने लगती है। इस जलधारा की उत्पत्ति के साथ ही जो पेरू का तट है वहाँ ठंडे जल का ऊपर उठना बंद हो जाता है। इस प्रकार गर्म एल नीनो जलधारा के कारण प्रशांत महासागर में एक वृहत निम्न भार का निर्माण होता है और यहाँ से हवाएं ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के निकट उतरने लगती हैं, जिसे हम दक्षिणी दोलन का सूचक गिरने लगता है और ऋणात्मक होने लगता है। इसे प्रशांत महासागर का गर्म फेज कहा जाता है। यह भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल स्थिति है, अर्थात भारत में मानसून उस साल कम आता है। थैंक यू बेटा।